प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हो आप सब? प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारंग पर। प्यारे बच्चों, आपका बहुत सपोर्ट, बहुत प्यार मिल रहा है और काफ़ी अच्छी आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, उन्हें शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। प्यारे बच्चों, इसी तरीके से कोऑपरेट करते रहिए, अप्रिशिएट करते रहिए, मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें लेकर के आता रहूँगा। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारी इडियम्स और फ्रेजेस की प्यारे बच्चों क्लास 11 नंबर क्लास रहने वाली है। ठीक है, और जैसा कि मैंने लिख रखा है, इंग्लिश बाय संदीप सारंग मेरा यूट्यूब चैनल है। और जो अभी अपकमिंग एग्जाम्स जो होने वाले हैं सीईटी के, हरियाणा के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके अंदर इडियम्स और फ्रेजेस की मैंने स्पेशल सीरीज चला रखी है। और उसके अंदर आज हमारी 11th क्लास है और एक क्लास के अंदर हम 10 इडियम्स और फ्रेजेस पढ़ते हैं, 10 मुहावरे और वाक्यांश पढ़ते हैं, लोकोक्तियाँ पढ़ते हैं, सॉरी। और अभी ये क्लास कंप्लीट होने के साथ ही 110 मुहावरे 110 इडियम्स आपके पास हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ध्यान से समझना। फर्स्ट इडियम है कैपिटल पनिशमेंट। प्यारे बच्चों, कैपिटल पनिशमेंट को क्या कहा जाता है? एक्चुअली पनिशमेंट होता है सजा, और कैपिटल का मतलब एक राजधानी होता है, लेकिन यहां पे कैपिटल का मतलब होगा बड़ी, बहुत बड़ी सजा। और प्यारे बच्चों, कैपिटल पनिशमेंट को कहा जाता है मौत की सजा। इसे, इसका मीनिंग जो होता है वो होता है डेथ पेनल्टी, या फिर डेथ सेंटेंस भी बोल दिया जाता है इसे। क्या बोल दिया जाता है? डेथ सेंटेंस, SENTENC। देखिए, डेथ सेंटेंस को या फिर डेथ पेनल्टी को मौत की सजा कहते हैं। डेथ पेनल्टी या फिर डेथ सेंटेंस को मौत की सजा कहा जाता है। मान लो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, जज गेव हिम DEATH डेथ पेनल्टी, जज गेव हिम डेथ पेनल्टी इन ट्रिपल मर्डर केस, इन ट्रिपल मर्डर केस। प्यारे बच्चों, तिहरा कांड में, तिहरा हत्याकांड के अंदर जज साहब ने उसे मौत की सजा सुना दी। द जज गेव हिम डेथ पेनल्टी, सॉरी, जज गेव हिम डेथ पेनल्टी, मुझे ऐसा लिखना था प्यारे बच्चों, कैपिटल पनिशमेंट। मुझे क्या लिखना था यहाँ पे? जज गेव हिम कैपिटल पनिशमेंट। अगर मैं ईडीएम का यूज करूं तो मुझे यहाँ पे लिखना था जज गेव हिम कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल PUNISHMENT। जज गेव हिम कैपिटल पनिशमेंट इन ट्रिपल मर्डर केस। जज साहब ने उसे तिहरा हत्याकांड के अंदर कैपिटल पनिशमेंट सुना दी। इस बात का मतलब होता है कि जज साहब ने उसे मौत की सजा दे दी, मौत की सजा सुनाई। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अ कुक एंड बुल स्टोरी। ये काफी इंपॉर्टेंट इडियम है, काफी फेमस इडियम है ये, अ कुक एंड बुल स्टोरी। प्यारे बच्चों, ऐसी कहानियां जिनके ऊपर यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है, उन्हें कुक एंड बुल स्टोरी कहा जाता है। कुक एंड बुल स्टोरी भी बोल दिया जाता है। जैसे हरियाणा के अंदर काफी कुक एंड बुल स्टोरीज आपको सुनने को मिलेगी। एक बार दो आदमी बैठे थे और कुक एंड बुल स्टोरीज का इस्तेमाल कर रहे थे, मनगढ़ंत कहानियां, ऐसी कहानी जिनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। और एक किसान ने, एक इंसान ने, ठीक है, हरियाणवी बंदे ने कहा, अब मैं उसे हरियाणा में बोल के सुनाता हूं आपको। उसने कहा कि हमारा बहुत बड़ी गमैन है भाई, बहुत बड़ी गमैन है हमारा, 5,000, ठीक है, डांगर चर ले, 5,000 डांगर बांधा, इतनी बड़ी गमैन है हमारे। वो कुक एंड बुल स्टोरी थी। 5,000 जो पशु हैं उनको चराने के लिए, ठीक है ना, एक बना रखा था, और उसे जैसे हरियाणा में गमैन कहते हैं, ठीक है, उस टाइप से। तो अभी सामने वाला वो झूठा था भाई, ठीक है, वो भी कुक एंड बुल स्टोरीज का इस्तेमाल कर रहा था। तो बोला, भाई सुन मेरी बात। बोले हाँ। बोले, हमारा भी बहुत बड़ा लठ है भाई, बहुत बड़ा लठ, पूरे गांव को ऊपर को आ जाए। और वो दूसरे वाला बोले, बोले भाई लठ न दरिया खड़ा करो। बोले भाई तरली गमैंड में। तो भाई ये कुक एंड बुल स्टोरीज होती हैं। क्या होती हैं? कुक एंड बुल स्टोरीज। प्यारे बच्चों, इसका मैं मतलब यहां पे लिखूंगा, समथिंग समथिंग दैट इज हार्ड टू बिलीव। और हरियाणा वाले तो यार कुक एंड बुल स्टोरीज में गजब है। समथिंग दैट इज हार्ड टू बिलीव, हार्ड टू बिलीव, ठीक है। या फिर इसे कहा जा सकता है अनलाइकली स्टोरी, अनलाइकली स्टोरीज। अनलाइकली होती असंभव कहानियां। प्यारे बच्चों, असंभव कहानियों को कहा जाता है, असंभव कहानियां।
स्टूडेंट इन्हें इंग्लिश में अ कुक एंड बुल स्टोरी कहा जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, जैसे मैं लिखूं आई डोंट बिलीव इन योर कुक एंड बुल स्टोरीज। आई डोंट बिलीव इन योर कुक एंड बुल स्टोरीज। मैं तुम्हारी कुक एंड बुल स्टोरीज के अंदर विश्वास नहीं करता, मैं तुम्हारी अनलाइकली स्टोरीज के अंदर विश्वास नहीं करता। तुम्हारी, इसे एक्चुअल में हिंदी में ठीक है असंभव कहानियां बोल दिया, फिर ये आपने सुना होगा बेसिर पैर की बातें, इसे ऐसा भी तो कहा जाता है, बेसिर पैर की बातें। ऐसी बातें जिनके कोई सिर नहीं कोई पैर नहीं, मतलब आप बेवजह फेंक रहे हो, उसे कहा जाता है कुक एंड बुल स्टोरी। ठीक है, ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा। ये किस्सा ना लठ वाला और गमायन वाला किस्सा ध्यान रहोगा तारा है। चलिए, बटन वन स्लिप्स। प्यारे बच्चों, बटन वन स्लिप्स क्या होता है? देखिए, लिप्स होते हैं होठ, और बटन का मतलब बटन, अपने होठ को बटन लगा लेना, बंद कर लेना, किसी चीज के बारे में बात न करना। ठीक है, स्टॉप टॉकिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में अपना मुंह बंद कर लेना, उसे कहा जाता है प्यारे बच्चों बटन वंस लिप्स। अपने लिप्स को क्या लगा लेना? बटन लगा लेना। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा टू से नथिंग, कुछ भी ना बोलना, और स्टॉप टॉकिंग, कुछ भी ना बोलना और स्टॉप टॉकिंग। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, ही ऑलवेज बटन्स हिज लिप्स इन पब्लिक प्लेसेस, इन पब्लिक प्लेसेस। प्यारे बच्चों, मैंने लिखा ही ऑलवेज बटन्स हिज लिप्स इन पब्लिक प्लेसेस, वो हमेशा सार्वजनिक स्थानों पर अपने होठ्स को अपने लिप्स के ऊपर बटन लगा करके रखता है। मतलब वो पब्लिक प्लेसेस पे, सार्वजनिक स्थानों पर ज्यादा बोलता नहीं है। ठीक है, ही ऑलवेज बटन्स हिज लिप्स। यहां पे बटन्स हिज लिप्स को मैंने एक एग्जाम्पल के अंदर भी यूज कर लिया है, तो आप इस तरीके से इसे बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्यारे बच्चों इवनिंग ऑफ लाइफ। काफी इंपॉर्टेंट इडियम है, काफी अच्छा मुहावरा, इवनिंग ऑफ लाइफ। जब मान लो लता मंगेशकर जी बीमार थी, खैर आज उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, बहुत महान संगीतकार वो हिंदुस्तान की रही, हिंदुस्तान की दुनिया की रही। खैर ये हमारा लक है, हमारा किस्मत है कि हिंदुस्तान के अंदर उसका जन्म हुआ और हिंदुस्तान के लिए खूब नाम उसने कमाया। चलिए, तो जब वो अपने आखिरी दिनों में थी, तो उस टाइम न्यूज़पेपर में एक लाइन आई थी, लता मंगेशकर इज इन हर इवनिंग ऑफ लाइफ, कि लता मंगेशकर अपनी जिंदगी की इवनिंग में जी रही है, और जिंदगी की शाम होती है प्यारे बच्चों जिंदगी के आखिरी पल। इवनिंग ऑफ लाइफ को जिंदगी की शाम कहा जाता है, और जिंदगी की शाम होते हैं जिंदगी के आखिरी पल। तो प्यारे बच्चों इवनिंग ऑफ लाइफ को बोला जाएगा in the last or final moment of in the last or final moment of life, in the last or final moment of life। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, लता मंगेशकर was in her, जैसे मान लो मुझे अगर वो प्रेजेंट की बात बतानी हो, ठीक है, मान लीजिए मुझे प्रेजेंट की बात कहनी है कि लता मंगेशकर वो अपनी जिंदगी की शाम में है। लता मंगेशकर इज इन हर इवनिंग ऑफ लाइफ, इवनिंग ऑफ लाइफ। लता मंगेशकर अपनी जिंदगी की शाम में है, मतलब अपने आखिरी पलों को, आखिरी क्षणों को जी रही है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेन एवरी नर्व्स। देखिए, स्ट्रेन एवरी नर्व्स का मतलब ये काफी बार पेपर से पूछा जा चुका है, हालांकि काफी बच्चों को पता भी होगा। नर्व्स का मतलब होती है नसें, स्ट्रेन का मतलब होता है खींचना, अपनी हर एक नस को खींचना। प्यारे बच्चों, अपना ग्रेटेस्ट पॉसिबल एफर्ट दिखाना, इसका मतलब होता है टू ट्राई ग्रेटेस्ट पॉसिबल एफर्ट to achieve something, to try
ग्रेटेस्ट पॉसिबल एफर्ट टू अचीव समथिंग, किसी चीज को पाने के लिए अपना सबसे बड़ा दाव खेल जाना, सबसे अच्छा दाव, ग्रेटेस्ट पॉसिबल एफर्ट, ठीक है, इसका प्रयोग करना, इसे कहते हैं स्ट्रेन एवरी नर्व्स, जी जान की लगा देना। अगर इसका मैं आपको हिंदी में मतलब बताऊं तो होगा शायद जी जान की लगा देना, लगा देना। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, एक एग्जांपल लिखूं, ही STRAINED, he strained his nerve, NERVE, he strained every nerve to beat his opponent in the final. उसने फाइनल मैच में अपने ओपोनेंट होता विरोधी को हराने के लिए हर एक नर्व्स को स्ट्रेन कर दिया, मतलब खींच दिया, मतलब जी जान की लगा दी उसने अपने विरोधी को फाइनल मैच में हराने के लिए। बात समझ आ रही हो? तो टू स्ट्रेन एवरी नर्व्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों जी जान की लगा देना, भरपूर प्रयास करना। इन अ नटशेल, स्टूडेंट इन अ नटशेल काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जा चुका, काफी अच्छा ईडियम है। इन अ नटशेल होता है प्यारे बच्चों संक्षेप में, ब्रीफली, या फिर बोला जा सकता है कंसाइसली, ब्रीफली या फिर क्या बोला जा सकता है कंसाइसली, या फिर इसका एक मतलब और हो सकता है इन अ फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स, इन अ फ्यू पॉसिबल वर्ड्स, इन अ फ्यू पॉसिबल वर्ड्स, मतलब थोड़े शब्दों में कुछ बताना होता है इन अ नटशेल, थोड़े शब्दों के अंदर कुछ बता देना इन नटशेल होता है, और इसे हिंदी में कहा जाता है संक्षेप में। क्या कहा जाता है? संक्षेप में। बात समझ रहे हो? ठीक है, ब्रीफली और कंसाइसली इन अ फ्यू पॉसिबल वर्ड्स, इसे संक्षेप में कहा जाता है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लिखूं, हियर इज आवर प्रोपोजल, प्रोपोजल होता प्रस्ताव, ये रहा हमारा प्रस्ताव इन अ नटशेल, इन अ नटशेल, ये रहा हमारा प्रस्ताव इन अ नटशेल, एक नटशेल के अंदर, बोले तो संक्षेप में हमारा प्रस्ताव ये है। ठीक है, मतलब मोटी मोटी बात सिर्फ यही है। जैसे मैं आगे एक लाइन और लिख दूं इसी में ऐड करके, वी वॉन्ट टू सेल आवर बिजनेस, हम हमारी कंपनी, हमारा बिजनेस आपको बेचना चाहते हैं, और ये रहा हमारा प्रपोजल इन अ नटशेल। सीधी सी बात है, इन अ नटशेल का मतलब सीधी सी बात है, साफ सी बात है। ठीक है ना? तो हेयर इज आवर प्रपोजल इन अ नटशेल, वी वांट टू सेल आवर बिजनेस। ठीक है, हम हमारा बिजनेस बेचना चाहते हैं। तो इन अ नटशेल होता है ब्रीफली एंड कंसाइसली, संक्षेप रूप में। ठीक है ना? संक्षेप रूप में, संक्षेप रूप में। ठीक है ना? थोड़े से शब्दों में, इन अ फ्यू पॉसिबल वर्ड्स, थोड़े से शब्दों में कोई बात बताना इन अ नटशेल होता है। नेक्स्ट आइए, टू कीप इन अबेंस। ठीक है, अब्बे अंश को ले आते, अंश तो कहीं मुश्किल में है, अब्बे अंश को किसी दुविधा या मुश्किल में तो नहीं छोड़ दिया है आपने, दुविधा या मुश्किल। और इन अबेयंस होता है प्यारे बच्चों इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, किसी चीज के शक में होना, एक तरीके से इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन होता है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल भी होता है इसका मतलब। ठीक है, इसका मतलब दुविधा भी होता है, मुश्किल भी होता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन और हाल्ट, इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन और हाल्ट। ठीक है, जैसे मैं कह दूं सरकार ने ये स्कीम, ये प्लान, ये योजना अभी अबेंस में रख रखी है। यहां पे पहले जो कीप का मतलब होता है रखना। ठीक है, जैसे मैं कहूं गवर्नमेंट हैज kept this plan in an abeyance, in an abeyance, सरकार ने ये प्लान अभी तक अबेंस के अंदर कैप्ट कर रखा है, मतलब अभी तक ये रोक रखा है। ठीक है, मामला रोके रखना एक टाइप से। ठीक है ना?
किसी चीज को प्यारे बच्चों रोके रखना इन एन अबेंस होता है, ठीक है। किसी चीज को एक तरीके से होल्ड पर रखना, ठीक है, रोके रखना, रोके रखना किसी चीज को, ठीक है, होल्ड पर रखना होता है, उसे टू कीप इन अबेंस कहा जाता है। द गवर्नमेंट हैज केप्ट दिस प्लान इन एन अबेंस, गवर्नमेंट ने ये प्लान, ये योजना अबेंस के अंदर रोक रखी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये निकलता है अ ड्रॉप इन अ बकेट, काफी इंपॉर्टेंट इडियम है, अ ड्रॉप इन अ बकेट। देखिए प्यारे बच्चों, ड्रॉप का मतलब बूंद, इन अ बकेट, और स्टूडेंट बकेट का मतलब होता है बाल्टी। बाल्टी के अंदर आपने एक बूंद पानी की डाल दी, क्या पानी से भरी बाल्टी के अंदर एक बूंद पानी डालने से बाल्टी फुल हो जाएगी क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों मामूली सी मात्रा। इसका मतलब क्या होता है? मामूली सी मात्रा। इसे मैं लिखूंगा अ स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ समथिंग, अ स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट, a small or insignificant amount of something, amount of something, किसी चीज की बहुत छोटी सी या मामूली सी मात्रा को कहा जाता है a drop in a bucket। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि पाकिस्तान का जो कर्ज है वो करोड़ों अरबों जा पहुंचा है, और कुछ मिलियंस पैसे लौटाना जस्ट लाइक अ ड्रॉप इन द बकेट। जैसे मैं कहूं पाकिस्तान debt has risen to TRILLIONS trillions dollar, ट्रिलियन डॉलर्स, खरबों में पाकिस्तान का कर्ज जा पहुंचा है। पेइंग ऑफ, पेइंग ऑफ का मतलब होता है चुकाना, पेइंग ऑफ just a minute, paying of just millions, paying of just millions is a drop in the bucket, a drop in the bucket। बात समझ आ रही है कि पाकिस्तान का जो कर्ज है वो ट्रिलियन डॉलर्स में जा पहुंचा, खरबों में जा पहुंचा पाकिस्तान का कर्ज, लेकिन प्यारे बच्चों मिलियंस पे करना मतलब लाखों रुपए किसी देश के पे कर देना इज जस्ट लाइक अ ड्रॉप इन द बकेट। वो बाल्टी में एक बूंद की तरह है। मतलब खरबों रुपए में से अगर लाखों रुपए आपने किसी के दे दिए तो वो क्या है? अ ड्रॉप इन द बकेट, ठीक है, एक बूंद पानी है बकेट के अंदर। ओके, कर्स द डे यू वर बोर्न, 9th इडियम हमारे पास आ रहा है। कर्ज का मतलब होता है श्राप देना, अभिशाप देना, ठीक है, दुख जताना। द डे यू वर बोर्न, उस दिन जिस दिन आप क्या हुए थे, जिस दिन आपका जन्म हुआ था, ठीक है, जिस दिन आपका जन्म हुआ था उसी दिन को कोसना, ये कब बोला जाता है? ठीक है, बी सॉरी, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों बी सॉरी दैट, बी सॉरी दैट यू वर इवन born in this world, be sorry that you were even born in this world। be sorry का मतलब होता है खेद जताना, ठीक है, दुख प्रकट करना कि आपका जन्म इस संसार में हुआ है। जब आदमी की जिंदगी बहुत ज्यादा तंगहाल बदहाल हो, गरीबी में दिन तोड़ रहा हो इंसान, और कोई काम धंधा ना हो, ठीक है, बहुत ज्यादा गरीब है, ठीक है, डिप्रेस्ड है, तनाव से भरा हुआ है, उस टाइम शायद आदमी ये सोच सकता है my life is so miserable that I was even born in this world। मेरी जिंदगी इतनी बदहाल तंगहाल है कि फिर आदमी कहता है कि यार मेरा जन्म ही क्यों हुआ इस संसार में, मेरा जन्म ही ना होना था। तो जब आदमी बहुत ज्यादा दुख में होता है, बहुत ज्यादा ग्रीफ में होता है, तब आदमी ये लाइन बोलता है कर्स द डे यू वर बोर्न। उस दिन को श्राप देना, उस दिन को अभिशाप देना, उस दिन को बुरा बताना जिस दिन आपका जन्म हुआ था। ये बातें आदमी तब बोलता है जब आदमी बहुत ज्यादा तंग हो जाता है अपनी लाइफ से, ठीक है। कटिंग टाइज विद समवन, कटिंग टाइज विद समवन का मतलब होता है प्यारे बच्चों डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू रिलेशंस, डिसकंटिन्यू रिलेशंस विद समवन, डिसकंटिन्यू रिलेशंस विद समवन। प्यारे बच्चों जब आप किसी के साथ संबंधों को डिसकंटिन्यू कर देते हो, संबंधों को अलग कर देते हो, बीच में छोड़ देते हो एक तरीके से, ठीक है ना, संबंध कहीं से खत्म कर लेते हो, उसे कटिंग टाइज विद समवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटिंग टाइज विद समवन। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं,
यूक्रेन हैज कट all its, sorry, his नहीं, cut all its diplomatic ties with Russia। प्यारे बच्चों, यूक्रेन ने अपने सारे के सारे डिप्लोमेटिक टाइज को रूस के साथ कट कर दिया, मतलब डिसकंटिन्यू कर दिया है, बंद कर दिया है। ठीक है, सो मैं बोल सकता हूं यूक्रेन हैज कट ऑल इट्स डिप्लोमेटिक टाइज विद द रशिया। और कट टाइज विद समवन होता है किसी के साथ अपने संबंधों को बंद कर देना। ठीक है, अपने संबंध तोड़ लेना होता है कटिंग टाइज विद। ओके, सो प्यारे बच्चों, ये थे मेरे पास 10 इडियम्स। काफी अच्छे से मैंने आपको बताने की कोशिश की है और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और उसका लिंक मैं इस वीडियो के अंदर डाल दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको ऑफलाइन क्लासेस अगर ज्वाइन करनी है हिसार के अंदर तो आप गली नंबर 1 में सूर्य एकेडमी के अंदर आइए। वहां पे आपको ऑफलाइन क्लासेस मिलेगी इंग्लिश की, और इवनिंग बैचेस भी अवेलेबल होंगे। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग करना चाहते हैं, वो भी शाम के बैचेस में अवेलेबल है। आपके इंग्लिश प्यारे बच्चों जीरो से हीरो बनाने का मैं वादा करता हूं, आपसे दावा करता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। तो गली नंबर 1 ऋषिनगर बस स्टैंड के पास सूर्य एकेडमी के अंदर आप आइए और वहां पे इंग्लिश की क्लासेस लीजिए। ओके देन स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।